क्लास 11th के सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सतीश सिंह है और मैं आज आप लोगों को बल न्यूटन के गतिविषयक नियम लेसन को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने जो लेसन पढ़ा था उसमें गति से संबंधित टॉपिक पढ़े थे और उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वेग, विस्थापन, त्वरण, इन सब राशियों में समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तन होता है। हम लोगों ने ये सीखा था कि इन सब में समय के साथ कैसे परिवर्तन होता है। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हम लोगों ने इस बात पे बिल्कुल चर्चा नहीं की थी कि आखिर इनमें जो परिवर्तन होता है वो क्यों होता है, उसमें किसकी भूमिका होती है। इन सब बातों पे हमने ध्यान नहीं दिया था। तो यही चीज़ इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कण की जो गति होती है तो इस गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। प्रभावित करने वाले कारक हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि किसी भी कण की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो किसी भी कण की गति को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक बल होता है और दूसरा जो कारक होता है वो द्रव्यमान होता है। तो यही रीज़न है कि इस लेसन में हम लोग सबसे पहले बल के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये बल क्या होता है। तो बल बहुत ही आसान होता है और हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो बल के होते हैं, उनका अनुभव करते रहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु गति कर रही है, विरामावस्था में थी और विराम की अवस्था से अगर वो वस्तु गति की अवस्था में आ जाए तो यहाँ पे ये समझना बहुत आसान है कि विराम की अवस्था से गति की अवस्था में जब कोई वस्तु आएगी तो वहाँ पे दो ही संभावनाएं हैं, या तो उस वस्तु को हमने धक्का दिया होगा या फिर उस वस्तु को हमने खींचा होगा। यही दो संभावनाएं हैं कि जो वस्तु विराम की अवस्था में होती है अगर वो गति की अवस्था में आ रही है तो या तो हमने उसे धक्का दिया होगा या तो उसे हमने खींचा होगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे पृथ्वी है, वो अपने अक्ष के प्रति घूमती रहती है। तो क्यों घूमती रहती है? इसी प्रकार से जैसे बहुत सारे ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य के प्रति चक्कर लगाते रहते हैं। वो क्यों चक्कर लगाते रहते हैं? तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें होती हैं कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसा वहाँ पे कारक रहता है जो इन पिंडों को धक्का देता है या फिर इन पिंडों को वहाँ पे खींचता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इसी को फोर्स कहा जाता है। तो इसीलिए जो फोर्स की डिफिनीसन होती है उसमें इन्हीं दोनों शब्दों को हम शामिल करते हैं, धक्का या खिंचाव को। धक्का को हम लोग पुश कहते हैं और खिंचाव को हम लोग पुल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बल की परिभाषा में हम इन्हीं दो शब्दों को शामिल करेंगे और हम बल को बड़े आसानी से डिफाइन कर लेंगे। यानी बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में आ जाएगी और अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसे हम धक्का दे करके या खींच करके उसे विराम की अवस्था में ला सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए हम किसी वस्तु को धक्का दें और वो वस्तु गति ना करे तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का ये प्रयास कहा जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि कोई वस्तु हम धक्का दें तो विराम से गति की अवस्था में ही आ जाए या गति की अवस्था है तो विराम में आ जाए। हो सकता है हम उसे धक्का दें या खींचें और उसकी अवस्था में, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है।
तो इसलिए बल की डिफिनीसन में हम यही सारी चीज़ें शामिल कर लेते हैं, तो बल की डिफिनीसन बन जाएगी कि बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा करने का प्रयास करता है, ये बल होता है। तो जब हम लोगों ने देखा कि बल का गति से संबंध होता है, तो हम लोग यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि एक बल किसी वस्तु की गति को किस प्रकार से प्रभावित करता है, क्योंकि बल अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे वस्तु में गति जरूर होगी, इसलिए दोनों के संबंध को हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बल के द्वारा हम किसी गतिशील वस्तु को विराम की अवस्था में ला सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है तो बल लगाकर उसको हम विराम में ला सकते हैं, या फिर हम बल का इस्तेमाल करके अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो उसे हम गति की अवस्था में ला सकते हैं। ऐसा बल से किया जा सकता है। बल से ये भी हो सकता है कि अगर गति कर रही है, बल के द्वारा उस वस्तु की गति की दिशा को बदल सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। सब लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट का जो खेल होता है, क्रिकेट मैच जो होता है, उसमें गेंदबाज जब गेंद को फेंकता है तो बल्लेबाज अपने बल्ले के द्वारा उस गेंद की दिशा को परिवर्तित कर देता है। कोई कवर ड्राइव कर देता है, तो कोई स्लिप पे करता है, तो कोई गली में शॉट खेलता है। तो वो जो क्रिकेटर होते हैं अपने बल्ले के द्वारा उस गेंद पर बल आरोपित करते हैं और उसकी दिशा बदल जाती है। इसी प्रकार से जो फुटबॉल का मैच होता है, तो फुटबॉल के मैच में जो खिलाड़ी होते हैं अपने पैरों के द्वारा फुटबॉल की गति की दिशा को बदल देते हैं। तो बल से किसी भी वस्तु के गति की दिशा को बदला जा सकता है। इसी प्रकार से बल की सहायता से हम किसी भी वस्तु के आकार को भी परिवर्तित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई रबर की गेंद है और वो गोलाकार है, तो हम उस पर बल आरोपित करके हम उसके आकार को परिवर्तित कर सकते हैं। अगर उस गेंद को हम दोनों हाथों से दबा दें, ऊपर हाथ का इस्तेमाल करें और नीचे हाथ रखें, और दोनों तरफ से अगर उस पर हम बल लगाएं, उसे दबा दें, तो वह चपटी हो जाती है, यानी कि उस गेंद के आकार में परिवर्तन हो सकता है। तो बल से कितने प्रभाव पड़ते हैं? वस्तु की स्थिति में, यानी गति है तो विराम में, विराम में है तो गति में लाया जा सकता है। बल की सहायता से किसी वस्तु की गति की दिशा को बदला जा सकता है। बल की सहायता से किसी वस्तु के आकार को बदला जा सकता है। तो बल होते कितने प्रकार के हैं, ये भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए। वास्तव में जो बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। एक जो बल होता है वो संतुलित बल होता है, संतुलित बल, और यही बल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी का फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज। संतुलित बल एक ऐसा बल होता है, मान लीजिए कि एक वस्तु है और इस वस्तु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर इन सभी बलों का परिणामी शून्य हो, अगर इन सभी बलों का जो परिणामी बल है अगर वो जीरो है, तो फिर इस प्रकार के जो बल होते हैं वो संतुलित बल कहलाते हैं। यानी किसी वस्तु पर कार्यरत ऐसे बल जिनका परिणामी शून्य होता है, जीरो होता है, तो इस प्रकार के जो बल होते हैं वो संतुलित बल बोले जाते हैं। और जब किसी पिंड पर कोई संतुलित बल आरोपित होता है, जब किसी पिंड पर संतुलित बल आरोपित होते हैं, यदि वह वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह फिर विराम की अवस्था में ही बनी रहेगी। यहाँ पे आप ध्यान दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी वस्तु पर कोई संतुलित बल आरोपित हो रहा है और वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है और संतुलित बल उस पर लग रहे हैं तो वस्तु की गति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वस्तु जैसे पहले गति कर रही थी वो उसी प्रकार से गति करती रहेगी।
ये संतुलित बल होते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि रस्सी रस्सा का खेल है और उस पर दोनों ओर से कुछ लड़के आकर के खींचते हैं और दोनों ओर अगर वो बराबर बराबर बल आरोपित करें, जो बाईं तरफ की पार्टी है ये जितना बल आरोपित करती है, अगर दाईं ओर की पार्टी उतना ही बल अपनी तरफ आरोपित करती है, तो ये जो रस्सा है वो अपने पूर्व स्थान पर बना रहेगा, यानी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये संतुलित बल होते हैं। इसके बाद आता है असंतुलित बल। दूसरा जो बल होता है उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित बल कहा जाता है। असंतुलित बल। और असंतुलित बल एक ऐसा बल होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है और इस पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन सभी बलों का परिणामी शून्य ना हो, इनका परिणामी जीरो ना हो, तो इस प्रकार के जो बल होंगे वो असंतुलित बल कहलाएंगे। असंतुलित बल के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे रस्सा रस्सी का खेल है और इसमें कुछ लड़के बाईं तरफ से इसको खींचते हैं और कुछ लड़के इसको दाईं तरफ से खींचते हैं। मान लीजिए कि बाईं तरफ के जो लड़के हैं इन्होंने ज़्यादा बल आरोपित कर दिया और दाईं तरफ के जो लड़के हैं उन्होंने कम बल आरोपित किया, तो ये जो दाईं ओर के लड़के हैं वो बाईं ओर खिंचते हुए चले आएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बल आरोपित कर रहे हैं और इनके द्वारा जो लगने वाला बल है वो कम है, इसलिए ये इधर खिंचते हुए चले आएंगे। तो इस प्रकार के जो बल होते हैं वो असंतुलित बल होते हैं। असंतुलित बल की एक खासियत ये होती है कि जब भी किसी पिंड पर कोई असंतुलित बल आरोपित होता है तो वस्तु की जो गति होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। संतुलित बल होने से अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो उसी गति को बनाए रखेगी। अगर विराम की अवस्था में तो विराम की अवस्था में बनी रहेगी, ये संतुलित बल में होता है। लेकिन जब किसी पिंड पर कोई असंतुलित बल आरोपित होता है तो वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जड़त्व क्या होता है, किसे कहते हैं इनर्शिया। क्योंकि बल अगर हम पढ़े हैं तो हमें जड़त्व को भी पढ़ना पड़ेगा। जड़त्व को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। क्या होता है इनर्शिया? मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है जो कि विराम में है, ये स्वयं अपनी विराम की अवस्था से गति की अवस्था में आ सकती है। ये वस्तु स्वयं, कोई इस पर बल ना लगे और स्वयं विराम की अवस्था से गति की अवस्था में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु गति कर रही है और वहाँ पे कोई घर्षण ना हो, तो क्या गति करने वाली वस्तु, यदि वहाँ पे कोई घर्षण नहीं है, वस्तु जहाँ भी गति कर रही है उन दोनों के बीच में कोई घर्षण ना हो, तो क्या वो विराम की अवस्था में आ जाएगी? वो विराम की अवस्था में नहीं आ पाएगी। तो यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो स्वयं अपनी स्थिति में परिवर्तन करके गति की अवस्था में नहीं आ सकती। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो स्वयं वो विराम की अवस्था में नहीं आ सकती है। तो यही यहाँ पे क्या होता है, इसी को हम लोग जड़त्व कहते हैं। यानी किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह स्वयं अपनी स्थिति में परिवर्तन ना कर सके। विराम में है तो स्वयं वो गति में नहीं आ पाएगी, यदि गति में है तो वह स्वयं अपने आप को विराम में नहीं ला सकती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि विराम में है और उसे हम गति में लाना चाहते हैं तो उस पर बल लगाना पड़ेगा। और अगर कोई वस्तु गति में है, उसे विराम में लाना चाहते हैं, तब भी हमें बल लगाना पड़ेगा। लेकिन विराम की वस्तु स्वयं गति की वस्तु में नहीं आ पाएगी, इसकी ये असमर्थता है। और अगर कोई वस्तु गति में है तो इसकी ये असमर्थता है कि वो खुद अपने आप को विराम में नहीं ला सकती है। इसी को हम जड़त्व, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं
अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे मान लीजिए कि वो विराम में है और उस पर अगर हम बल आरोपित करते हैं तो वो गति में आने से पहले वो पूरा का पूरा विरोध करती, वो गति में नहीं आना चाहती है। अगर कोई वस्तु गति में है और उसे विराम में लाने के लिए हम बल लगाते हैं तो वो वस्तु क्या करती है, अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। विरोध रखने का गुण रखती है, प्रवृत्ति रखती है, और इसी को हम लोग जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। यहाँ पे हम दो प्रकार के जड़त्व पढ़ाएंगे, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। वैसे दिशा का भी जड़त्व होता है, तो कह सकते हैं कि जड़त्व मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लेकिन अगर दिशा को शामिल कर लें तो तीन प्रकार का हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे दो ही जड़त्व पढ़ेंगे, विराम का और गति का। तो विराम का जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु की वह समर्थता जिसके कारण वह स्वयं अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है। मान लीजिए कि आपके कमरे में कोई कुर्सी रखी हुई है, तो क्या वो कुर्सी स्वयं अपने आप को गति में ला सकती है? नहीं ला पाएगी, वो असमर्थ है। वो अगर विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही सदैव बनी रहेगी। यही उसका विराम का जड़त्व है। मान लीजिए कि कोई साइकिल है और वो गति कर रही है। अब वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई घर्षण कार्य ना करे, टायर सड़क के बीच में कोई घर्षण कार्य ना करे, उसमें जो बाल बीरिंग होती है उसके बीच में कोई घर्षण ना कार्य करे, तो क्या वो साइकिल स्वयं अपने आप को विराम में ला पाएगी? नहीं ला पाएगी। उसके लिए हमें बाह्य कारकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ब्रेक लगाने पड़ेंगे। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो कभी भी वो विराम की अवस्था में नहीं आ पाएगी। तो ये असमर्थता है उसकी कि वो स्वयं अपनी गति में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसे हम क्या कहते हैं? गति का जड़त्व कहते हैं। तो ये दो प्रकार का जड़त्व होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो जड़त्व होता है, किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो उसके द्रव्यमान की माप होती है। द्रव्यमान की माप होती है। किसी भी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान की माप है। ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस लाइन का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक 100 किलो है और एक वस्तु सिर्फ 10 किलोग्राम की है। तो हमने बताया कि किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है उसके द्रव्यमान की माप है, यानी द्रव्यमान से हम किसी भी वस्तु का जड़त्व बता सकते हैं। अगर कोई ये पूछेगा कि जो 100 किलोग्राम की वस्तु है इसका जड़त्व ज़्यादा होगा या 10 किलोग्राम की वस्तु का जड़त्व ज़्यादा होगा, तो चूंकि जड़त्व द्रव्यमान की माप है इसलिए जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका ही जड़त्व ज़्यादा रहेगा। तो 100 किलोग्राम वाली जो वस्तु है इसका जड़त्व ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जब इस पर हम बल आरोपित करेंगे तो ये अपनी स्थिति में जब परिवर्तन करेगी तो ये ज़्यादा विरोध करेगी। और 10 किलोग्राम वाली जो वस्तु है वो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का कम विरोध करेगी, इसलिए यहाँ पे जड़त्व कम रहेगा। तो द्रव्यमान जिसका ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा और जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम। तो आज का टॉपिक यही है कि बल के बारे में हम लोगों ने सीखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि जड़त्व क्या होता है, बल कितने प्रकार का होता है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और इसके नोट्स जो है हमने आपके लिए तैयार कर दिए हैं। आप इसके नोट्स को देख लीजिए और इसे चाहें तो आप अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं इसको देख करके, या जब भी आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको हर चीज़ स्पष्ट यहाँ पे समझ में आएगी। तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं कभी भी हमारे YouTube चैनल पर आकर के। ये आप पूरा का पूरा बल कितने प्रकार का होता है, बल क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व कितने प्रकार का होता है, इसे आप पढ़ सकते हैं। और ये गति का जड़त्व है, इसकी भी डेफिनेशन देख लीजिए। इसका बार बार आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।